हेलो बच्चों, आप सब मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल लर्निंग जी पे। तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम भौतिक विज्ञान का भाग 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियर करा दिया। आप लोग यूनिट फर्स्ट में, भाग 1 के यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये 4 चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 8 नंबर का आएगा। यानी अगर हर चैप्टर की बात की जाए तो 2 नंबर के लिए। इसका मतलब ये यूनिट जो हो गया पूरा एग्जामिनेशन के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस यूनिट का पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है, और वैद्युत क्षेत्र के संबंध में कूलाम ने क्या नियम दिया उस नियम पे पूरी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोग, वैद्युत का मतलब आवेश से होता है। वैद्युत का मतलब जो हो गया आवेश से होगा, यानी आवेशों के बीच आपको जो बल काम करेगा उसको कहेंगे वैद्युत बल। अब आवेशों के बीच जो वैद्युत बल काम करेगा वो 2 नेचर का हो सकता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। इसके लिए अगर एक प्रैक्टिकल किया जाए, प्रैक्टिकल में अगर हम एक कांच की छड़ ले लें, सपोज हम कांच की छड़ ले लेते हैं, इसको रेशम पर रगड़ें, तो कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ेंगे तो कांच जो हो गया आवेशित हो जाएगा, ठीक है। और हम दूसरा ले लेते हैं आबनूस। आबनूस की छड़ ले लें, इसको बिल्ली की खाल पर रगड़े तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आवेशित हो जाएगा। तो आवेश का मतलब आप समझ गए कि किसी पदार्थ को रगड़ने से उसमें जो हो गया दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न होगी, इसी को हम कहते हैं आवेश। अब आवेश के 2 नेचर होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इस पर हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल को क्लियर करिए। एक कांच की छड़ है, उसको हम रेशम पे रगड़ दिए तो वो आवेशित हो गई। अब मान लीजिए 2 कांच की छड़ ले लेते हैं। ये मान लीजिए कांच की छड़ पहली है ए, इसको हमने रेशम पर रगड़ा तो ये जो कांच की छड़ ये आवेशित हो गई। एक दूसरी कांच की छड़ मान लेते हैं बी है, इसको भी हमने रेशम पे रगड़ा तो ये भी एक क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब दोनों कांच की छड़ों को अगर एक दूसरे के पास लाएं, दोनों कांच की छड़ों को, यानी पहले कांच की छड़ को रेशम पे रगड़े तो कांच की छड़ आवेशित हो गई, दूसरे कांच की छड़ को भी रेशम पे रगड़े वो भी आकर्षित हो गई, मतलब आवेशित हो गई। तो इस कंडीशन में ये जो दोनों आवेशित छड़ है, ये चूंकि कांच की बनी है, दोनों आवेशित छड़ को एक दूसरे के पास अगर लाएंगे तो वह तुरंत दूर भागेंगे। इसका मतलब दोनों में कौन सा बल काम किया, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर आपका जो हो गया आवेशित जो मान है धन, तो दूसरे पे भी आवेशित मान क्या होगा, धन, क्योंकि प्रतिकर्षित है। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो 9 या 10 में, सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश है तो आकर्षण। यानी ये जो रेशम पे कांच को रगड़ने से दोनों कांच एक दूसरे को रिपेल कर रहे, दूर हट रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आवेश जो है समान प्रवृत्ति के हैं, या तो दोनों धन आवेश है या तो दोनों ऋण आवेश है। अब वही काम किस पे चलते हैं, आबनूस पे। आबनूस की 2 छड़ है, मान लीजिए छड़ ए और छड़ बी। अब पहली छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़े, आवेशित हो गई, दूसरी छड़ को भी बिल्ली के खाल पे रगड़े वो भी आवेशित हो गई। जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए तो ये क्या हो गए, और पास आ गए। मतलब और पास आने का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, आकर्षित। तो यहां से आपका सीक्वेंस क्या मिला, आवेशों के कारण जो भी आपके पदार्थ हैं उनमें या तो आकर्षण बल काम करेगा या तो प्रतिकर्षण। लेकिन कम से कम 2 आवेश है तो 2 आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल काम करेगा या तो प्रतिकर्षण। इस आकर्षण या प्रतिकर्षण को ही कहते हैं वैद्युत बल। तो वैद्युत बल 2 नेचर का हो गया, वैद्युत आकर्षण बल और वैद्युत प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा, आकर्षण बल तब होगा जब दोनों आवेश सजाती हो, यानी दोनों पर या तो धन आवेश हो या तो दोनों पर ऋण आवेश हो। तो समान आवेशित 2 पदार्थों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी वहां वैद्युत प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और 2 अलग अलग आवेश है तो उनको एक दूसरे के पास लाएंगे तो
क्या करेंगे, आकर्षित, तो उसको हम कहेंगे आपका जो हो गया वैद्युत बल किस नेचर के हैं, विजातीय, मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना बेटा, कॉन्सेप्ट आप लोग का बना कि आवेश जो है वो दो प्रकार का है। किसी कण पे आवेश जो Q है ये दो प्रकार का हो गया, धन आवेश या ऋण आवेश, ठीक है। यानी पदार्थ जो हो गया वो दो प्रकार का हो सकता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित। धन आवेशित का सीधे सीधे मतलब है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेशित का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अगर दोनों पे प्लस है या दोनों पर आपके माइनस है, इसका मतलब ये दोनों कैसे आवेश हो गए, सजाती, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपका एक पर प्लस दूसरे पे माइनस, या पहले पे माइनस दूसरे पे प्लस, तो ये क्या हो गए, विजातीय आवेश। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। वैद्युत बल के दो नेचर होंगे, वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण। वैद्युत आकर्षण किससे कहेंगे, जब दोनों आवेश धनावेशित हो या दोनों पर ऋण आवेश हो तो वहां वैद्युत प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और दोनों आवेश में से एक धन दूसरा ऋण हो तो वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये बनना है कि किसी भी परमाणु का निर्माण दो भागों से होता है। परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षा। तो परमाणु का निर्माण अगर दो भागों से होता है, परमाणु में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि उसके चारों ओर की कक्षा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हम मान लेते हैं सपोज एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, Q, तो उस पूरे परमाणु पर कितना आवेश होगा, n गुणे E। ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है। यदि किसी परमाणु की कक्षा में n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो उसका पूरा आवेश Q बराबर NE। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हमको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की सहायता से किसी भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि उसके ऊपर धन आवेश आएगा कि ऋण आवेश आएगा। तो किसी चालक पर आवेश कितना होगा, Q बराबर n गुणे E, जहाँ Q क्या है, चालक पर आवेश की मात्रा, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग को याद करना होगा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। और ये भी ध्यान दोगे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम का ऋण आवेश होता है। अब यहां देखो, अब आपने कहा कि ठीक है आवेश मिल गया, अब ये आवेश के दो नेचर होंगे, धन आवेश या ऋण आवेश। तो ये भी कॉन्सेप्ट में बताइए, यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उस चालक पर धन आवेश होगा, और यदि किसी चालक पर ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो दो कॉन्सेप्ट आप याद करोगे, चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो चालक आपका धनावेशित, चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो चालक क्या होगा, ऋण आवेशित। तो इस क्लास में आपने क्या क्लियर किया, पहले तो आप लोग को आवेश का नेचर पता चल गया कि अगर हम कांच को रेशम पर रगड़ें तो कांच आवेशित, आबुनिस की छड़ है उसको हम बिल्ली के खाल पर रगड़ें तो वो भी आवेशित होगा। अब आवेशित अगर है तो कौन धन आवेश कौन ऋण आवेश होगा। तो दो कांच की छड़ को अगर हम किस पे रगड़े, रेशम पे, तो दोनों छड़ जब एक दूसरे के पास आएंगे तो दूर भागेंगे, इसका मतलब वहां प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ेंगे और दो आबनूस की छड़ों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो और पास हो जाएंगे, यानी यहाँ वैद्युत आकर्षण बल काम किया। तो वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण से ये क्लियर होता है कि आवेश दो प्रकार के होंगे, वैद्युत आकर्षण वैद्युत प्रतिकर्षण के आधार पे आवेश धनावेश और ऋणावेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश अगर युग्म में है, जोड़े में है, तो जोड़े में है तो वहां कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत बल। अगर सजाती आवेश है, दोनों पर धन या दोनों पर ऋण, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल रिपल्सन। और अगर मान लीजिए एक पर धन दूसरे पर ऋण है तो वैद्युत आकर्षण बल, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं वैद्युत बल। तो वैद्युत बल
क्या होगा, वैद्युत बल आकर्षण भी होगा और वैद्युत बल प्रतिकर्षण भी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, परमाणु में होगा। तो आप लोग शुरू से ही 11 से पढ़ते आ रहे हो कि परमाणु दो भागों से मिलकर बनता है, नाभिक और कक्षा। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कक्षा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी संख्या निकालने का नियम है Q बराबर N गुणे E, जहाँ Q क्या है, चालक पर आवेश की मात्रा, N क्या है, चालक में इलेक्ट्रॉन, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आपको पता आवेश के दो नेचर होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसका मतलब चालक अगर धन आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, और चालक अगर ऋण आवेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो देखिए वैद्युत आवेश के बारे में आप क्लियर कर लिए। आवेश के दो नेचर हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। उसी के कड़ी में वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि वैद्युत आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वैद्युत आवेश को केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक चालक से दूसरे चालक पर, न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इस कंडीशन में वैद्युत आवेश हमेशा नियत होता है, संरक्षित होता है, तो नाम पड़ गया वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का मतलब वैद्युत को आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत आवेश को तो न तो नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे एक चालक में आवेश की कमी तो चालक धनावेशित हो जाएगा, एक चालक पर आवेश की अधिकता तो चालक ऋणावेशित हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, और उसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण चालक आवेशित होते हैं। आवेश के अलग अलग नेचर के कारण उनके बीच बल काम करता है। बल के दो प्रकार हो गए, वैद्युत का आकर्षण बल या वैद्युत का प्रतिकर्षण बल। इसके पहले आपने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आ सकती है, और एग्जामिनेशन में आएगा तो कम से कम 3 नंबर में से कम नहीं आएगा। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम उन बच्चों को सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट में आएगा जो कक्षा 11 में न्यूटन का नियम पढ़े होंगे। कक्षा 11 में आप लोगों को याद आ रहा होगा न्यूटन का नियम, ये कक्षा 9 या 10 में भी होगा। न्यूटन का नियम क्या है, अगर आकाश में दो पिंड है तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो थोड़ा सा 2 मिनट उसको देख लीजिए। मान लीजिए आकाश में ये पहला पिंड है, आकाश में ये दूसरा पिंड है, द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, कितनी दूरी पर है r। हम सपोज मान लेते हैं आकाश में दो पिंड है, पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, बीच की दूरी r है। तो कक्षा 11 के न्यूटन के नियम में क्या पढ़े कि दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और ध्यान दोगे गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता, कभी प्रतिकर्षण नहीं होगा। इट इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को मिलाओगे तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर, यानी F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें कैपिटल G नियतांक होता है, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। और जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी से मिलता जुलता नियम है कूलाम का नियम। तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने ये सोचा कि जो आवेश है वो दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश के आधार पे उनके बीच बल काम करेगा, वैद्युत का आकर्षण या वैद्युत का प्रतिकर्षण। तो बल कितना काम करेगा उसी को निकालने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने आपका 1785 ईस्वी में
आपको एक नियम बनाए जिसका नाम था कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में क्या है देखो, मान लेते हैं सपोज एक स्थिर बिंदु आवेश है और ये दूसरा बिंदु आवेश है, ये दो स्थिर बिंदु आवेश है, नंबर 1 नंबर 2। पहले पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं Q1 और दूसरे पे आवेश की मात्रा Q2, इनके बीच की दूरी r है। हम ये ले लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 Q2। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आवेश का जो नेचर है वो या तो धन होगा या तो ऋण होगा। तो दोनों अगर धन आवेश होंगे तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और अगर ये दोनों ऋण होंगे तब भी वैद्युत प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों सजाती। लेकिन एक पर धन दूसरे पे ऋण होगा तो कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत आकर्षण। तो कूलाम ने क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम न्यूटन से रिलेटेड है बेटा, न्यूटन का नियम क्लियर, तो कूलाम के नियम में कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर होना चाहिए कि न्यूटन का नियम आकाशीय पिंडों से है, मतलब द्रव्यमान से है, और जबकि कूलाम का नियम किससे है, आवेश से है, आवेशित कण, लेकिन दोनों स्थिर होने चाहिए। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक कंडीशन और है, दोनों के बीच जो वैद्युत बल काम करेगा दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा की ओर ही होगा, मतलब क्रिया रेखा पर ही होगा। जो दोनों आवेश है, मान लीजिए ये धन है ये धन है, तो वैद्युत बल देखो क्या है, क्रिया रेखा पर ही है। चूंकि प्रतिकर्षित करेंगे तो ये देखो आप बल दूर हट गए, दोनों सजाती आवेश है ना, इस पे हम प्लस ले लिए, इस पे आपका प्लस ले लिए, तो दोनों धन आवेशित है, इसका मतलब सजाती आवेश है। तो सजाती आवेश के बीच कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण। क्रिया रेखा देखो तो दूर भाग रहे हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी r है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो F बराबर K Q1 Q2 आपका r², बल है तो मात्रक न्यूटन। तो ये कूलाम का नियम हो गया, F बराबर K Q1 Q2/r² न्यूटन। K किसकी जगह पर रखा है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो इस K को कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान निर्वात या वायु के लिए, किसके लिए ध्यान देना है, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। ध्यान दोगे, निर्वात या वायु है तो इस K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको बच्चे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन 0 है जिसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी कांस्टेंट। निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। तब ये सूत्र हो जाएगा पूरा टोटल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। आप चाहोगे तो इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हो, 9 × 10⁹। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यही किसका नियम है, यही आपका कूलाम का नियम है। इस कूलाम के नियम में एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। तो क्या क्लियर किए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला वैद्युत बल, ब्रैकेट में आप लिखोगे वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कामा में इसको क्लोज करके इसी को क्या कहेंगे, कूलाम का नियम। फिर आप लिखोगे यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 हो तो कूलाम के नियम से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब दोनों को मिला दिए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ कांस्टेंट जुड़ गया, तो F बराबर K Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि बल है। इसी K को कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अनुक्रमानुपाती नियतांक का मतलब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसका मान निर्वात या वायु के लिए होता है K बराबर 1/4πε0, जिसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो सूत्र हो गया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना हो गया r²। अब आप चाहोगे तो 1/4πε0 का आंकिक मान भी रख सकते हो। अब यहाँ दिमाग में चलना चाहिए कि सर आप Q1 और Q2 के बीच कर रहे हैं निर्वात या वायु हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर निर्वात और वायु को छोड़कर कोई और माध्यम हो, जैसे लकड़ी का बुरादा भरा हो, अब्रक भरा हो, चीनी मिट्टी भरा हो, मोम भरा हो, प्लास्टिक भरा हो, तब क्या होगा। तो अगर दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ हो, निर्वात या वायु को छोड़कर अगर कोई कुचालक पदार्थ भर दे, कुचालक पदार्थ में जैसे दोनों आवेश के बीच जो गैप है, हम लकड़ी का बुरादा भर दें या प्लास्टिक भर दें या मोम भर दें या अब्रक भर दें, तो अगर कोई आपको परावैद्युत माध्यम हो मतलब कुचालक, तब ये कूलाम का नियम कितना आ जाएगा, हाँ तब आपका कूलाम का नियम हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ये नियम कब लगेगा, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु को छोड़कर लकड़ी का बुरादा हो या अब्रक हो, मतलब कुचालक। तो जो कुचालक माध्यम उसको कहते हैं परावैद्युत। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, परावैद्युत किसे कहेंगे, तो कुचालक माध्यम ही परावैद्युत कहलाएंगे, जिनके लिए कूलाम का नियम हो गया F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। इस K को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। K भी नियतांक है, तो K को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। इस K को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अगर परावैद्युत माध्यम है तो K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। कोई भी परावैद्युत माध्यम, मोम हो, लकड़ी हो, अब्रक हो या अन्य कोई आपको परावैद्युत माध्यम हो, तो K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, ठीक है। निर्वात और वायु है तो निर्वात या वायु, तो निर्वात वायु के लिए K का मान 1 होगा। और मान लीजिए इनके बीच कोई धातु की प्लेट है तो आपको पता होना चाहिए धातु की प्लेट चालक है, इसका मतलब परावैद्युत बहुत अधिक होगा, इसका मतलब K का मान अनंत होगा। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पुट अप हो गया कि अगर धातु की प्लेट है तो परावैद्युतांक कितना होगा, तो धातु की प्लेट के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। निर्वात या वायु है तो उसके लिए परावैद्युतांक 1 होगा। और कोई अगर परावैद्युत माध्यम है जिसको हम बोलेंगे कुचालक, तो उसके लिए K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि जो हमारा ε0 K है, इसको शॉर्टकट में केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन उसमें बहुत डाउट नहीं रखना है बच्चों को। ε0 को एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, तब आपका सूत्र हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 K है और Q1 Q2/r²। तो ये ε0 K को शॉर्टकट में क्या लिखोगे, एप्सिलॉन, तो 1/4πε Q1 Q2/r², या इसको एप्सिलॉन भी कर सकते हो। इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन किसके लिए लिया गया है, कुचालक माध्यम के लिए, तो एप्सिलॉन को हम क्या नाम देंगे, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है, तो इसको हम नाम देंगे एप्सिलॉन। तो ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ हम कूलाम के नियम से
एप्सिलॉन 0 आप लोग जो पढ़े उसका मान निकालेंगे, क्या मान होगा, मात्रक क्या होगा। तो तीन चीज यहां देखो निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। सूत्र क्या पढ़े हो अभी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही पढ़े हो आप लोग। तो यहां से F गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 Q2 बटे 4 पाई और F गुणे R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 का मान मिल गया तो इसका मात्रक निकालिए। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 बराबर यूनिट ऑफ Q1 Q2 बटे 4 पाई और गुणे F R स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं 4 पाई क्या संख्यात्मक मान है, 4 पाई एक संख्या है और आप लोग जानते हो संख्या का मात्रक नहीं होता। तो यूनिट किसका केवल होगा, यूनिट ऑफ Q1 Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर। अब यहां से मात्रक निकालिए, Q1 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 क्या है, ये भी आवेश है, मात्रक कूलाम, बटे नीचे F है बल, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर। तो पूरा इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले से एप्सिलॉन 0 से Q1 Q2 बटे 4 पाई F गुणे R स्क्वायर। तो ये 4 पाई का बीमा मात्रक तो होगा नहीं क्योंकि संख्यात्मक मान है। तो पूरा एप्सिलॉन 0 की यूनिट हो गई कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बीमा जरा देखिए, डायमेंशन क्या होगा इसका बीमा आप देखिए, यानी डायमेंशन ऑफ, शॉर्टकट में लिखते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। आप एप्सिलॉन 0 का सूत्र निकाले हो, एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बटे 4 पाई F गुणे R स्क्वायर। तो हमको बीमा निकालना है किसका, एप्सिलॉन 0। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 बराबर राइट में डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 बटे 4 पाई F गुणे R स्क्वायर। अब 4 पाई क्या संख्या है, संख्या का बीमा मात्रक नहीं होगा। तो डायमेंशन किसका होगा, Q1 Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर। आप लोग को पता है I बराबर होता है Q बटे T, तो Q बराबर IT, तो Q का बीमा कितना आ जाएगा, 80। Q की बीमा क्या होगी, I की बीमा A और T समय, समय का T 80। तो डायमेंशन पहले Q का बीमा 80, दूसरा Q है उसका बीमा 80, बल की बीमा कितनी होगी MLT घाते -2 और दूरी का कितना होगा L, तो R स्क्वायर है तो L स्क्वायर। आवेश का 80, तो आवेश 2 बार तो 80 80, F क्या है बल, बल की बीमा MLT घाते -2, R क्या है दूरी, दूरी का हो गया L, तो L स्क्वायर। अब पूरा मिला लो एक साथ। अब A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे चलिए M L घाते 3 T घाते -2। अब यहां से पूरा मान बोलो, M अकेला है नीचे, ऊपर जाएगा तो M घाते -1, L घाते -3, T घाते 4 हो जाएगा, -2 है, ऊपर +2 है, नीचे जाके ऐड हो गया, और A घाते आपका जो हो गया 2। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस बीमा में MLTA हो तो उससे हम क्या निकालते हैं, M की 80 मात्रक। तो M की 80 मात्रक जब भी बेटा निकालना होगा आप डायमेंशन से ही निकालोगे। और ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछता है कि निर्वात की वैद्युशीलता का M की 80 मात्रक लिखो। तो M की 80 मात्रक अलग होता है, इसका एप्सिलॉन 0 का MKSA मात्रक जरा लिखते हैं। M की 80 मात्रक आप लोग को तभी आ पाएगा जब आप बीमा निकाल लोगे। तो बीमा देखो निकाले हो, M किसको शो करता है, बीमा में M द्रव्यमान को शो करता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहाँ लिख दिए किलोग्राम। M के घाते कितना है -1, तो किलोग्राम घाते -1। ठीक है, फिर क्या है L बीमा किसकी होती है, लंबाई की, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये मीटर हो गया, इसके घाते -3 है तो मीटर घाते -3।
टी क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड हो गया, घाते आपका 4 और एक इसको इंडिकेट करता है धारा को, धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर के घाते आपका हो गया 2। तो एप्सिलॉन 0 का यम के अस्सी मात्रक आप लोग निकाल लिए, किलोग्राम घाते -1 बीमा से ही मिलेगा। बीमा अगर आपको नहीं आएगा तो यम के अस्सी मात्रक नहीं आएगा, या तो रटिए, तो रटने का सवाल है, केवल एग्जामिनेशन में आप रट के एग्जाम दे दिए, लेकिन हमेशा तभी याद हो पाएगा जब बीमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कक्षा 11 में आप लोग काफी ज्यादा बीमा पढ़े हैं। तो आ जाइए यम के अस्सी मात्रक पे, आपने किलोग्राम घाते -1, मीटर घाते -3, सेकंड घाते 4 और एम्पियर घाते 2। अब इसका मान निकालते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0, तो आप लोग अभी क्लियर किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का ही न मान 9 × 10 घाते 9 है। अभी क्लियर किया आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का ही मान 9 × 10 घाते 9 है। तो हमको मान किसका निकालना? एप्सिलॉन 0। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये हो जाएगा 1/9 × 10 के घाते 9। हमको मान निकालना एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 × 10 के घाते 9 और यहाँ से 4 पाई का भाग हो जाएगा। अब पाई का मान आप लोग जानते हो 22/7, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो गई 1/9 × 10 घाते 9, 4 × पाई का मान 22/7। अब इसको सॉल्व करिए, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 7 ऊपर हो गया, 7 बटे आपका जो हो गया 9 × 22 गुड़े आपका 4 है, गुड़े 10 के घाते 9, सारे पद आगे देखो 7 है, 22 × 4 × 9, 22 × 4 × 9, 10 के घाते 9। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 8.85 × 10 घाते -12 आएगा। इस पूरे आंकिक मान को जब आप हल करोगे तो आएगा 8.85 × 10 घाते -12। और मात्रक आप लोग इसके पहले पढ़े हो, मात्रक क्या पढ़े थे? कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है, इसको हमने डिटेल में बता दिया है। वीडियो को पूरा आप लोग देखा करो, कॉन्सेप्ट बना लिया करो, किताब की सहायता से और वीडियो की सहायता से, तब बेटा नोट्स बनाओ। और चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए और आपको वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप लाइक करते हो तो एक तरह से हम लोग को एनर्जी मिलती है कि इतने बच्चे हमसे जुड़े हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, आप जितना सपोर्ट करोगे प्रयास रहेगा कि हम लोग वीडियो की क्वालिटी और बेटर करें, पढ़ाने में थोड़ा सा और चेंजेस करें, और जब एग्जामिनेशन आएगा तो उस समय बोर्ड के प्रॉब्लम आप लोग को कराया जाएगा। तो ये कूलाम का नियम आपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया। कूलाम के नियम में क्या क्या किया? कूलाम का नियम किसने खोजा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने। कब खोजा? 1785 में। किससे रिलेटेड है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। तो जिन बच्चों को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लियर होगा, ये एकदम आसान है, लेकिन हमको लग रहा है कि वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो कूलाम के नियम का कॉन्सेप्ट आपका भी बन जाएगा।